हाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं रवि पांडे ज्ञानज्योत परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि विद्यार्थी मित्रों, पिछले दिन जो है हमने स्वाध्याय 2.2 का पहला प्रश्न और दूसरे प्रश्न का हमने अभ्यास किया। कल के वीडियो में मैंने एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास किया और उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने उसको अच्छी तरह से समझा होगा। दोस्तों, आज जो है स्वाध्याय 2.2 के 2 का तीसरा प्रश्न और साथ ही साथ सेक्शन डी में दो छोटे प्रश्न हैं, उनका भी आज हम अभ्यास करने वाले हैं। उसके बाद चौथा और पांचवा जो प्रश्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों क्या पूछा हुआ है। एक बैंक में विविध स्थानों पर नियुक्ति के संदर्भ में बुलाए गए उम्मीदवारों का निम्नलिखित लक्षणों को ध्यान में रखकर कोष्ठक के ढांचे की रचना कीजिए। तो दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है कि एक बैंक में मतलब क्या है कि पोजीशन खाली हुई होगी, रिक्रूटमेंट हो रही है, नियुक्तियां हो रही हैं, उसके लिए बुलाए गए उम्मीदवारों का निम्नलिखित लक्षणों को ध्यान में रखकर कोष्ठक के ढांचे की रचना करनी है। अब दोस्तों, यहाँ पर डेजिनेशन यानी कि पद जो दिए हुए हैं, तो पद में मैनेजर का पोस्ट है, क्लर्क का पोस्ट है, कैशियर का पोस्ट है, चपरासी यानी प्यून का पोस्ट है। उसके बाद उसी को मतलब उनकी वैवाहिक स्तर में मैरिटल स्टेटस में भी इसको डिवाइड किया है कि विवाहित है, अविवाहित है, इस तरह से इसको भी अलग दूसरा स्तर भी हमें बनाना है। तीसरा लिंग यानी कि इनकी जाति बताई गई है कि पुरुष जाति है, स्त्री की जाति है। ठीक है, इसके आधार पर हमें सिर्फ यहाँ पर मतलब जो प्रश्न है, जो भी 3 नंबर, 2 नंबर या 4 नंबर इसमें से मिलने वाले हैं दोस्तों, तो इसके भी आपको जो है केवल ढांचा इसका हमें क्या करना है, प्रारूप तैयार करना है। कि मतलब इस तरह जैसे पिछले प्रश्न का हमने प्रारूप तैयार किया था, अब जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे वैसे ही मतलब क्या होगा, यहाँ पर बहुगुणी कोष्ठक आपका क्या हो जाए, बहुगुणी कोष्ठक की रचना दोस्तों क्या हो जाएगी, बन जाएगी। तो जैसा कि हमने प्रश्न अच्छी तरह से पढ़ लिया कि एक बैंक में नियुक्ति के संदर्भ में बुलाए गए उम्मीदवारों के विविध स्थानों के आधार पर मतलब पद, मैनेजर, क्लर्क, कैशियर और चपरासी, वैवाहिक स्तर विवाहित है, अविवाहित है, लिंग में पुरुष और स्त्री, इसके संदर्भ में दोस्तों जैसा कि बताया हुआ। अब इसके बाद जो है मैंने इसकी कोष्ठक रचना किस तरह से की है वो मैं आपको समझाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आज 26/11/2020 स्टैटिक्स चैप्टर सेकंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंतर्गत एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों हम अभ्यास कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जैसे आपको पता है कि कोष्ठक रचना में पहले तो योग्य शीर्षक होना चाहिए। योग्य शीर्षक कैसे बनेगा, तो आपके जो प्रश्न का जो मतलब विवरण होता है उसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसका शीर्षक बना सकते हैं। तो जैसे एक बैंक में विविध स्थानों पर नियुक्ति के संदर्भ में बुलाए गए उम्मीदवारों का पद, उनका वैवाहिक स्तर एवं जाति को दर्शाता हुआ कोष्ठक। ठीक है, ये आपका शीर्षक हो गया। क्योंकि आप यदि 3 से 4 नंबर का यदि ये सवाल है या 3 नंबर का, तो 1 नंबर आपको इस शीर्षक के मिलेंगे दोस्तों। तो एक बैंक में विविध स्थानों पर नियुक्ति के संदर्भ में बुलाए गए उम्मीदवारों के जो पद हैं, वैवाहिक स्तर है, उनके जाति को दर्शाता हुआ कोष्ठक है। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो है पहले तो पद यानी पोस्ट या डेजिनेशन भी इसको हम कहते हैं। तो डेजिनेशन में दोस्तों मैनेजर की पोस्ट है, क्लर्क की पोस्ट है, कैशियर की पोस्ट है, चपरासी यानी प्यून की पोस्ट है, और उसके बाद कुल कर देना है इनका। उसके बाद दूसरा जो आपको टेबल बनाना है, वैवाहिक स्तर। तो वैवाहिक स्तर में दो तरह के, मैरिटल स्टेटस और अनमैरिड, यानी कि मैरिटल स्टेटस में मैरिड और अनमैरिड, इस तरह से दो भागों में दोस्तों इसको क्या करना है, बांटना है। तो वैवाहिक स्तर में विवाहित में पुरुष, स्त्री और कुल, अविवाहित में भी पुरुष, स्त्री और कुल। ठीक है, यानी कि विवाहित पुरुष कितने हैं, स्त्रियां कितनी हैं, कुल कितने हैं, यानी इन दोनों का प्लस करेंगे तो कुल आ जाएगा। अविवाहित में पुरुष, स्त्री और कुल कर देना है। इसी प्रकार से कुल उम्मीदवार आपके हो जाएंगे। तो विवाहित पुरुष प्लस अविवाहित पुरुष बराबर कुल पुरुष उम्मीदवार, विवाहित स्त्री प्लस अविवाहित स्त्री बराबर कुल स्त्री उम्मीदवार। उसके बाद विवाहित का कुल, अविवाहित का कुल बराबर दोनों को कुल को मिला देंगे तो ये कुल बन जाएगा आपका, मतलब कुल उम्मीदवारों का कुल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इस टेबल को हमें क्या करना है, डिजाइन करना रहता है। तो याद रखना कि इसका शीर्षक जो है योग्य प्रकार का होना चाहिए, और उसके बाद जो है ये आपको ढांचा जो है पेंसिल से दोस्तों जो है आपको तैयार करना चाहिए, पेंसिल और स्केल की सहायता से। तो यदि इस तरह की जानकारी दी गई हो जिसमें मतलब क्या है, विभिन्न पदों पर बुलाए गए नियुक्ति के संदर्भ में बैंक से जुड़ा हुआ, पद से जुड़ा हुआ, वैवाहिक स्तर से जुड़ा हुआ हो, तो ये भी आपका बहुगुणी कोष्ठक के अंतर्गत इसका क्या होता है, इस कोष्ठक का समावेश होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें सिर्फ आपको केवल क्या करना था, प्रारूप या ढांचा ही आपको दोस्तों क्या करना था, तैयार करना था।
चलिए दोस्तों, इसके बाद जो मैंने कि जैसे कि पहले बताया कि सेक्शन डी में से दो छोटे प्रश्नों का हम अभ्यास करने वाले हैं। सेक्शन डी पेज नंबर जो है 61, स्टैटिक्स चैप्टर नंबर 2, सूचना का प्रस्तुतिकरण। तो प्रश्न नंबर 13 जो दोस्तों दिया हुआ है कि अहमदाबाद शहर में व्यक्तियों के आवागमन हेतु 1000 बसें उपलब्ध है। कितनी बसें उपलब्ध है? टोटल 1000 बसें उपलब्ध हैं। उसमें से 350 बस बीआरटीएस की हैं। मतलब उसमें से कितनी बसें बीआरटीएस की हैं? 350 बसें बीआरटीएस की हैं। जबकि बाकी की बसें किसकी हैं? एएमटीएस की हैं, अहमदाबाद म्युनिसिपल ट्रैवल सर्विसेज की हैं। कुल 400 वातानुकूलित बसों में से 250 बीआरटीएस बस हैं। 400 वातानुकूलित का मतलब हो गया एसी बस। ठीक है। इस सूचना को योग्य कोष्ठक में क्या कीजिए? प्रस्तुत कीजिए। तो एक बार प्रश्न को और पढ़ते हैं। अहमदाबाद शहर में व्यक्तियों के आवागमन हेतु 1000 बसें दोस्तों क्या हैं? उपलब्ध हैं। उसमें से 350 बस बीआरटीएस की हैं, जबकि शेष बस एएमटीएस की हैं। तो कुल 400 वातानुकूलित बसों में से 250 बीआरटीएस की बसें हैं। इस सूचना को योग्य कोष्ठक के स्वरूप में हमें क्या करना है? प्रस्तुत करना है। तो सबसे पहले इसका ढांचा, योग्य शीर्षक हम तैयार करते हैं, उसके बाद इस प्रश्न को हम क्वालिफाई करेंगे। हाँ दोस्तों, तो देखिए इसको विद्यार्थी मित्रों, क्वेश्चन नंबर 13 सेक्शन डी। तो इसका शीर्षक मैंने बनाया है अहमदाबाद शहर में परिवहन के प्रकार एवं बस के प्रकार अनुरूप व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता हुआ कोष्ठक। तो अहमदाबाद शहर में परिवहन के प्रकार, तो परिवहन के यहाँ दो प्रकार हैं, बीआरटीएस की बस है और एमटीएस की बस है। बस के प्रकार अनुरूप व्यक्तियों की संख्या, यानी परिवहन का प्रकार और बस का प्रकार। तो बस दो प्रकार की है, एसी बस है या नॉन एसी बस है। तो जो एसी है उसे वातानुकूलित कहते हैं और बिन वातानुकूलित मतलब क्या हो जाएंगी? नॉन एसी हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए परिवहन का प्रकार बीआरटीएस की बसें और एएमटीएस की बसें। फिर यहाँ पर कुल बसें, बस के प्रकार में एसी प्रकार की और नॉन एसी प्रकार की। उसके बाद यहाँ इन दोनों का योगफल करेंगे तो कुल हो जाएगा। अब जैसा कि दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न है उस प्रश्न के आधार पर हम चलते हैं। अहमदाबाद शहर में व्यक्तियों के आवागमन हेतु कितने बसें उपलब्ध हैं? 1000 बसें उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिखा? कुल 1000 बसें। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा सबको। जिसके अंतर्गत क्या कहा? उसमें से 350 बस बीआरटीएस की है। 1000 बसों में 350 बस किसकी हैं? बीआरटीएस की। चलिए दोस्तों, तो बीआरटीएस के सामने देखते हैं। बीआरटीएस 1000 में से 350 बसें किसकी हैं? बीआरटीएस की हैं। चलिए ये भी क्लियर हो गया। तो अब बाकी 1000 में से पता है कि 350 बीआरटीएस की हैं, तो बाकी कितनी बची? तो 1000 में से 350 आपको माइनस कर देना, तो 650 बसें किसकी हो जाएंगी दोस्तों? एएमटीएस की हो जाएंगी। क्लियर? ये भी समझ में आ गया। जहां जहां मैं टिक करते जा रहा हूं वहां वहां सब आपको क्लियर होते जा रहा होगा। तो कुल बसें 1000, जिसमें से बीआरटीएस की 350 बसें, तो बाकी कितनी बसें बची? 650 ये किसकी हो जाएंगी? एएमटीएस की हो जाएंगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुल 400 वातानुकूलित बसों में से 250 बसें बीआरटीएस की हैं। अंडरलाइन कर लेना है इसको। कुल 400 वातानुकूलित बसों में से 250 बीआरटीएस है। वातानुकूलित मतलब एसी। तो बस का प्रकार एसी नॉन एसी। तो कुल बसें कितनी है? 1000। 1000 में एसी बसें कितनी है? 400। तो 1000 में से 400 बसें एसी हो गई। तो नॉन एसी कितनी? 1000 में से 400 गए तो कितना आ गया? 600 आ गया। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि 400 जो बसें मौजूद हैं, कुल 400 वातानुकूलित बसों में से 250 बसें यानी 250 बसें किसकी हैं? बीआरटीएस की हैं। तो 400 में से 250 आप माइनस कर दीजिए, मतलब जो 400 एसी बसें उसमें से 250 बीआरटीएस की हैं। तो 400 में से 250 गया तो कितनी बसें एएमटीएस की आ गई? 150 बसें किसकी हो गई? एएमटीएस की आ गई। उसके बाद प्रश्न में आगे कुछ नहीं कहा है, सिर्फ यही कहा कि सूचना को योग्य कोष्ठक में क्या कीजिए? प्रस्तुत कीजिए। चलिए प्रस्तुत कर देते हैं इसको जो है। अब यहाँ पर देखिए बीआरटी, अब ये देखिए इतनी सारी चीजें हमारी प्राप्त हो गई हैं। अब 350 बसें बीआरटीएस की थी, तो 350 में से 250 एसी की हैं, तो 100 क्या हो जाएंगी? इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 100 आ जाएगा। तो 100 बसें क्या हो जाएंगी? नॉन एसी हो जाएंगी। उसी तरह से 650 टोटल एएमटीएस की बसें हैं। ठीक है, उसमें से 150 एसी वाली हैं, तो नॉन एसी कितनी हो जाएंगी दोस्तों? 500 बसें हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आपके दिमाग में अच्छी तरह से आपने इसको जहम में उतार लिया होगा। और इसको एक दो बार आप अभ्यास करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न 2 मार्क्स के लिए आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके आगे जो है एग्जाम सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 14, जो कि एक छोटे प्रश्न में इसका भी समावेश होता है। इस प्रश्न को भी हम अभ्यास कर लेते हैं, इसको भी रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। एक कॉलेज के कुल 1500 विद्यार्थियों में से कितने लड़के थे? 900 लड़के थे। तो कुल विद्यार्थियों में से, कुल विद्यार्थी लड़के लड़की दोनों होंगे, तो 1500 में से 900 लड़के थे, तो कितनी लड़कियां हो गई? 600। उसमें से 250 लड़के विज्ञान शाखा के थे और
250 लड़कियां वाणिज्य शाखा में थी। इस सूचना को कोष्टक के माध्यम से क्या करना है दोस्तों, हमें प्रस्तुत करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो कोष्टक बना उसको मैं आपको बता दे किस तरह से है। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले इसका योग्य शीर्षक हमें लिख देना है, कॉलेज के विद्यार्थियों की विद्या शाखा एवं लिंग या जाति के अनुसार संख्या दर्शाता हुआ कोष्टक। तो विद्या शाखा में दोस्तों विज्ञान है, वाणिज्य है, 2 विद्या शाखाएं यानी कॉमर्स और साइंस दिया हुआ, कुल दिया हुआ। लिंग या जाति में लड़के और लड़कियां पढ़ने वाले कॉलेज में कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा कि एक कॉलेज में, प्रश्न में आप ध्यान देते रहेंगे, मैं वहां से पढ़ते जा रहा हूँ, यहाँ समझाते जाता हूँ। एक कॉलेज में कुल 1500 विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे? कुल 1500। 1500 विद्यार्थी में लड़के कितने थे? 900 लड़के थे। तो 1500 में से 900 गया तो कितने बचे? लड़कियों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 600 हो गई। उसमें से 250 लड़के, किस में से? 900 में से। 900 में से 250 लड़के विज्ञान शाखा में थे। तो 900 में से 250 लड़के विज्ञान शाखा में, तो बाकी बच्चे किस, कौन सी शाखा में थे? वाणिज्य शाखा में। तो 900 में से 250 गया तो कितना आ गया? 650 बच्चे आ गए। जबकि 250 लड़कियां वाणिज्य शाखा में थी, जबकि 250 यानी कि 600 लड़कियां थी। जैसे कि आपको पता है कि 1500 में से 900 लड़के थे, तो 600 क्या हो गई? लड़कियों की संख्या हो गई। तो 600 में से 250 लड़कियां जो थी वह वाणिज्य शाखा में। ठीक है, तो 600 में से 250 वाणिज्य शाखा में, तो बाकी क्या बचे? विज्ञान शाखा के विद्यार्थी हैं, मतलब विद्यार्थिनियों की संख्या बची। तो 600 लड़कियों में से 250 लड़कियां वाणिज्य शाखा की, तो बाकी की कितनी लड़कियां बची? 350। इसको घटाने के बाद 350 ये नंबर आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको। उसके बाद कुल कर देना है इनका, यानी योगफल कर देना। 250 प्लस 350 बराबर 600, 650 प्लस 250 बराबर 900, और 900 प्लस 600 बराबर कितना हो गया दोस्तों? 1500 हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 जो है सेक्शन डी का दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आज जैसे कि हमने स्वाध्याय 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 का दोस्तों हमने अभ्यास किया। तो इन प्रश्नों का आप क्या करेंगे? एक बार वापस से पुनरावर्तन करेंगे, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आज जो है हम अपना वीडियो यानी सेशन आज जो है कंप्लीट करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।